नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं हम राजस्थान की, जहां अलवर में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक मंदिर गिराए जाने का मामला काफी गरमाया हुआ है। अब इस मामले में इलाके के 2 आरएएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड किए गए अधिकारियों में इलाके के एसडीएम केशव कुमार मीणा, राजगढ़ नगर निगम बोर्ड के चेयरमैन सतीश दुहारिया शामिल हैं। इसके अलावा नगर पंचायत के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनवारी लाल मीणा को भी सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को यहां 300 साल पुराना मंदिर अतिक्रमण हटाने के दौरान गिरा दिया गया था। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। शनिवार को बीजेपी के 5 नेता भी मौके पर गए थे। तो यहां पर मंदिर को अतिक्रमण के दौरान हटाए जाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वहां की नगर पालिका की जो कार्रवाई है उस पर जो है बीजेपी का कब्जा है और सरकार वहां पर राजस्थान में कांग्रेस की है। बहरहाल इस सियासत को समझाने के लिए हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षा, 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है, सस्पेंशन हुआ है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, इसमें ये अपडेट ये है कि 239 ऑफिसर्स जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर किया गया है और इसमें उन्होंने एसडीएम जो है राजगढ़ के उनको सस्पेंड किया है और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है नगर पालिका के उनको भी सस्पेंड किया गया है। तो ये जो पूरी कार्रवाई है इसके साथ साथ दूसरे भी ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन लग रहा है कि ये अलवर को लेकर जरूरी था कि सरकार को दिखे कि वो कुछ एक्शन ले रही है। ये संकेत देना जरूरी था, क्योंकि सरकार जो राजस्थान सरकार है, कांग्रेस की सरकार, वो कहती आई है कि इसका जो पूरा ठीकरा है वो नगर पालिका द्वारा लिया गया था। इसलिए जो चेयरमैन है बोर्ड के उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। वैसे वो इलेक्टेड मेंबर रहते हैं, लेकिन उनको सस्पेंड कर दिया गया है इसके चक्कर में, क्योंकि काफी वहां पे केसेस भी हुए थे। उन्होंने कहा है कि भाई धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया। बीजेपी उल्टा ये नहीं मानने को तैयार है कि उनकी जो नगर पालिका थी उसके द्वारा ये हुआ था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सिर्फ प्रस्ताव पारित किया था और जो अतिक्रमण चयनित करना वो प्रशासन का काम था। तो ये जो खींचतान थी उसमें ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो कांग्रेस सरकार है वो भी इसमें एक्शन ले रही है। साथ में वहां पे जो एडीएम थी, क्योंकि आपको मालूम है कि उस टाइम जो कलेक्टर है वहां पे अलवर के, वो 2 दिन पहले ही आए थे, उन्होंने ही चार्ज लिया था। जो एडीएम है डॉक्टर सुनीता पंकज, उनको भी वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। तो एक तरह से सुनीता पंकज भी वहां पर इंचार्ज थी, क्योंकि वहां के जो कलेक्टर थे उस टाइम वहां पर कोई था नहीं, और जो लंबे समय से एडीएम थी वहां पर डॉक्टर सुनीता पंकज, उनको भी वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी कि बड़ा फेरबदल हुआ है राजस्थान में प्रशासनिक अधिकारियों का, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का। लेकिन लगता है कि इसका मुख्य रीजन रहा है अलवर की जो घटना हुई। बिल्कुल, अलवर की ये घटना प्रशासनिक फेरबदल का एक मुख्य कारण लग रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा कुमारी सिंह, अलवर की स्थिति और वहां पर क्या हालात हैं और साथ ही किस तरह की कार्रवाई यहां पर की गई है उसकी जानकारी के लिए। अब खबर गुरुग्राम से, जहां मानेसर में कूड़े के ढेर में कल देर रात आग लग गई। आसपास के इलाकों में जो खेत थे उसमें भी आग लग गई। भीषण आग थी, धीरे धीरे बड़े इलाके में किस तरह फैली आप देखिए, आग का गुबार नजर आ रहा है। कल रात की तस्वीरें हैं, मानेसर के सेक्टर 6 का ये पूरा इलाका है। आग बुझाने के लिए 35 गाड़ियां वहां पर लगी। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसमें किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। मुकेश सिंह सेंगर फोन लाइन पर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या आग पर काबू पाया जा सका है? कल देर रात ये आग लगी है और साथ ही किस तरह का इलाका है? क्या रिहायशी इलाका तो नहीं रहा होगा, क्योंकि खेत आसपास बने हुए थे? बताएं पूरी जानकारी क्या। देखिए ये आग करीब रात में 2 बजे लगी थी और उसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक दमकल की 35 गाड़ियां मौके पर हैं जो आग को बुझाने में लगी हुई हैं। ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर एक बड़ा कूड़े का ढेर है और उसके आसपास कुछ झुग्गियां हैं, कुछ खेत हैं। तो आग ने सभी को चपेट में ले लिया है। खेतों में भी आग लगी है, कुछ झुग्गियों में भी आग लगी है और साथ में जो कूड़े का ढेर है जहाँ से आग शुरू हुई थी वहां पर भी आग लगी हुई है। जो दमकल विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना यह है कि आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। इसकी जांच बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल जो कोशिश की जा रही कि जो आग है उसे बुझा दिया जाए। ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर दूर दूर से लोग ये देख पा रहे हैं कि जहाँ पर आग लगी है वहां पर धुएं का एक काफी बड़ा गुब्बार है
क्योंकि आग काफी बड़े इलाके में है, इसलिए धुआं बहुत ज्यादा है। तो दमकल की 35 गाड़ियां मौके पर हैं जो आग को बुझा रही हैं, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद भी ये आग अब तक काबू नहीं हो पाई है। राहत की बात यही है कि आग की वजह से कोई भी घायल नहीं है और नुकसान जरूर हुआ है कुछ इलाकों पर, जहां पर कुछ खेत जल गए हैं और साथ में कुछ झुग्गियां भी जली हैं, लेकिन आग की वजह से कोई भी घायल नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी कोशिश अभी यही की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए और बहुत जल्दी ही ये दमकल के अधिकारी कह रहे हैं कि आग पर वो काबू पा लेंगे। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो मानेसर का सेक्टर 6 का इलाका है जहां कल देर रात कूड़े के ढेर में आग लगी। आग लगने की वजह साफ नहीं है, लेकिन राहत की बात यह है किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। आग को काबू में लाने, उसको बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। अब खबर हरियाणा के झज्जर जिले से, जहां तेज आंधी की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे गेहूं की खड़ी फसल उसमें आग लग गई। इससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है। अगले कुछ घंटों में यह भी बताया जा रहा है कि हरियाणा के कई जिलों में धूल भरी आंधी चल सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान है। और वहीं दिल्ली एनसीआर ने कल अचानक मौसम ने करवट ली। कुछ दिनों से लगातार तेज गर्मी यहां पर पड़ रही थी। इसके साथ ही पिछले 5 दिनों में 2 बार धूल भरी आंधी चली। बीती रात की अगर बात करें तो काफी तेज जबरदस्त यहां पर आंधी हुई थी, जिसकी वजह से कई इलाकों में लोगों को काफी परेशानी भी झेलनी पड़ी। इसकी वजह से एयर ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ, कई विमानों को डायवर्ट भी करना पड़ा। दिल्ली के ओखला इलाके में जोगाबाई एक्सटेंशन की कई झुग्गियों में आग लग गई। करीब 30 से 35 झुग्गियां इस आग में जलकर खाक हो गई। इस हादसे में कुछ मवेशियों की भी जान चली गई है। आग लगने की खबर लगते ही दमकल की 20 गाड़ियों ने कैसे तैसे आग पर काबू पाया। भाई इनसे कुछ नहीं होगा यार, ये गाड़ी ये नहीं बुझा पाएगी, वो प्रेशर होगा। तो कई जगह कल आग की खबर आई। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। यहाँ टिहरी गढ़वाल के कीर्ति नगर के जंगलों में भीषण आग लग गई। ये आग लगातार बड़े इलाके में फैल रही है, जिससे जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जल गया है। आपको बता दें कि ये आग पिछले 4 से 5 दिनों से लगी हुई है, लेकिन अब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जंगलों में भी आग लगी हुई। आग तेजी से यहां पर फैल रही है, जिससे जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहां जल गया है। इस पर लगातार काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। और उत्तराखंड के बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां उधमपुर इलाके के जंगलों में भी भीषण आग लगी हुई है। आग बुझाने की कोशिशें यहां भी चल रही हैं, लेकिन तेज हवाओं के कारण इसके फैलने का खतरा भी बना हुआ है। आग के कारण काफी नुकसान यहां पर हुआ है। हीट वेव की बात करते हैं, गर्मी की। मई जून से पहले ही देश के कई इलाकों में तपती हुई गर्मी इस वक्त पड़ रही है। अप्रैल में ही इस कदर बढ़ते तापमान को देखते हुए लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में गर्मी से क्या कुछ हाल रहेगा। देखते हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे की रिपोर्ट। पूरे देश में चल रही है लू। हालांकि सबसे ज्यादा गर्म माने जाने वाले मई और जून जैसे महीने अभी दूर हैं। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, इसीलिए गर्मी भी ज़्यादा बढ़ी। अप्रैल के महीना में किसी साल इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। थकान हो जाती है, यहाँ से जाने के बाद और तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, यहाँ तक कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता जाने के बाद। गर्मी के बाद हाल बेहाल है। शहर में किसी तरीके की कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। जहाँ पानी था इसलिए पानी के लिए खड़ा हो गया। मई जून में आदमी जैसे पंछी मर जाते हैं, ऐसे तड़प तड़प के आदमी भी मरने की कंडीशन पे है। सोमवार का आंकड़ा बताता है कि देश के कई हिस्सों में यूपी, बिहार, गुजरात, बंगाल और आंध्र के कई इलाकों में लू चल रही है।
मौसम विभाग के अनुसार हीट वेव का मतलब ये होता है कि जो एयर टेम्परेचर है अगर वो आपके बॉडी को एक्सपोज हो जाए तो ये फेटल भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल टर्म्स में इसका मतलब होता है कि किसी भी दिन अगर टेम्परेचर जो सामान्य है उससे 4 या उससे ज़्यादा डिग्रीज ऊपर है तो उसको हीट वेव कहते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि हफ्ते के अंत तक और बुरा हाल होगा। 10 राज्यों में 16 जगह पर लू के हालात हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलान में तो बहुत तीखी लू है। यूपी के लखनऊ में अभी लू तो नहीं है, लेकिन घुटन भरी गर्मी बदतर हुई जा रही है। सोमवार को तापमान 42 डिग्री रहा, सामान्य से 2.5 डिग्री ऊपर। जिन लोगों को बाहर काम करना है उनके लिए बहुत सख्त समय है, जैसे पार्क के सुपरवाइजर राधेश्याम बिंद के लिए। धूप गर्मी ज़्यादा है, इसलिए जो है उससे बचने के लिए टोपी, गमछा, चश्मे का प्रयोग कर रहे हैं कि ड्यूटी है तो करना ही पड़ेगा। जो गर्मी जून जुलाई में पड़ती थी वो गर्मी अप्रैल में ही पड़ रही है। तापमान बहुत ज़्यादा है। ये एक और बड़ी चिंता है, भारत में मार्च से ही लू चल पड़ी है। जानकारों के मुताबिक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लखनऊ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके की, जहां इमारत गिरने के मामले में दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 और 308 के तहत घर के मालिक और ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यहां इमारत गिरने से 2 मजदूरों की जान चली गई थी, 4 मजदूर घायल हो गए थे। घायल मजदूर का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये 3 मंजिला इमारत काफी पुरानी थी और निर्माणाधीन थी। एमसीडी ने इस इमारत को खतरे की इमारत घोषित किया था, एक नोटिस भी जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद यहां पर निर्माण कार्य चल रहा था। रूस और यूक्रेन के बीच 2 महीने से जारी जंग के बीच आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस से मुलाकात दोनों के बीच में होगी और दोनों की मुलाकात मॉस्को में होगी। इस बैठक के पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक अहम बयान दिया है, जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी उन्होंने दी है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि ये खतरा वास्तविक है और गंभीर है। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन उन्होंने ज़ेलेंस्की पर नाटक करने का आरोप भी लगाया। इधर खबर ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव 28 अप्रैल को यूक्रेन जाएंगे और ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, जहां एक समय था जब महाराष्ट्र की राजनीति में सामंजस्य था। पार्टियों में विचारों और मुद्दों को लेकर मतभेद तो थे, लेकिन इस तरह का मनभेद या संघर्ष कभी नहीं था जितना इन दिनों देखने को मिल रहा है। बीजेपी से अलग होने के बाद कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना को सभी को साथ लेकर चलना एक मजबूरी है। इसी वजह से वो हिंदुत्व पर हार्ड लाइन से बचती है, लिहाजा बीजेपी शिवसेना को लगातार घेरने की फिराक में लगी रहती है। नतीजा, दोनों के बीच राजनीति की लड़ाई राज्य को पश्चिम बंगाल की तरफ ले जाती दिख रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर खार पुलिस थाने के सामने हमला। आरोप है कि शिवसैनिकों ने उनकी कार के शीशे तोड़े और जानलेवा हमला किया। शनिवार रात काफी दबाव के बाद पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अपने मन से बयान दर्ज किया, जो उन्होंने कहा वो नहीं लिखा। इसलिए पुलिस अधिकारियों की शिकायत लेकर किरीट सोमैया सोमवार को दिल्ली गए और केंद्रीय गृह सचिव से शिकायत की। किरीट सोमैया, जिसको Z कैटेगरी सिक्योरिटी केंद्र सरकार ने दी है, उनको पुलिस स्टेशन के परिसर में पुलिसों के उपस्थिति में उनके सहकार्य से 70-80 शिवसेना के गुंडे उनका जान लेने का प्रयास करते हैं। उसके लिए स्पेशल टीम भेजनी चाहिए। परिस्थिति चर्चा चिंताजनक है। गृह सचिव जी ने हमें आश्वस्त किया है कि इस विषय का हम गंभीरता से स्टडी कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो यहाँ की टीम भी वहाँ जाएगी। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है, स्थानीय मुद्दा है तो राज्य के गृह मंत्री या मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। दिल्ली जाकर क्या वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं? मुझे मालूम नहीं कौन जा रहा है,
कोई डेलीगेशन जा रहा है 2-4 लोग पकड़कर। क्या हो गया महाराष्ट्र में? किसी को यहाँ थोड़ा खून आ गया है ऐसा, हाँ, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भाग गए। बताइए, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, तो यहाँ से भागेंगे 4-5 लोग पकड़कर, दिल्ली में उठेंगे, महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे। ये तमाशा बना रखा है लोगों ने। मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई में 25 साल की दोस्ती इस कदर दुश्मनी में बदल गई है कि नेताओं पर जानलेवा हमले भी शुरू हो गए हैं और एक दूसरे के नेताओं को जेल में डालने की हर संभव कोशिश जारी है। जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसे मुद्दा बनाकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे को घेरने की कोशिश की। उसमें नाकाम रहने के बाद ठाणे से शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के खिलाफ ईडी ने मोर्चा खोल दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में घिरे प्रताप सरनाईक को किसी तरह सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन बीजेपी के खिलाफ मुखर एनसीपी के 2 मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक गिरफ्तारी से बच नहीं पाए। दोनों अब भी जेल में हैं। जरंडेश्वर शुगर मिल मामले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी बहन ईडी के निशाने पर हैं। मुख्यमंत्री के करीबी और शिवसेना कोटे से मंत्री अनिल परब, शिवसेना सांसद भावना गवली, शिवसेना विधायक रविंद्र वायकर और बीएमसी में स्थायी समिति अध्यक्ष रह चुके यशवंत जाधव ईडी और आईटी के रडार पर हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार से मिलकर ठाकरे सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले शिवसेना नेता संजय राउत को तो ईडी अलीबाग में जमीन और दादर में एक फ्लैट की कुर्की की नोटिस तक दे चुकी है। लेकिन मार्च महीने में ईडी ने पुष्पक बुलियन मामले में ठाणे में श्री साईं बाबा गृह निर्मिति प्राइवेट लिमिटेड के 11 आवासीय फ्लैट जब्त कर सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के परिवार पर हाथ डाला, क्योंकि उस कंपनी के मालिक श्रीधर माधव पाटणकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में बयान दिया था कि आपको सत्ता चाहिए तो ले लो, मैं आता हूं, मुझे जेल में डाल दो, लेकिन परिवार वालों को परेशान करना बंद करो। पण एवढंच जर का तुम्हाला जीव जळत असेल तर मला टाका तुरुंगामध्ये, मी तयार आहे। पण एक गोष्ट लक्षात घ्या, थोडंसं मग मी भावनिक बोलतो आणि हिंदुत्ववादी बोलतो। तुरुंग कोणता? आर्थर रोड, तिहार वगैरे नाही। जसं बाबरी मशिदीच्या खाली राम मंदिर होती, राम जन्मभूमी, तसं जर का कृष्ण जन्मभूमीचा शोध तुम्हाला लागला असेल तो तुरुंग असेल ना, त्या तुरुंगात मला टाका। बीजेपी के पास ईडी और आईटी है तो शिवसेना के पास पुलिस और बीएमसी। शिवसेना अपने धुर विरोधी रहे नारायण राणे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपशब्द कहने के आरोप में, तो उनके बेटे नीतीश राणे को हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार करवा चुकी है। जबकि मालवनी पुलिस थाने में दर्ज एक और मामले में दोनों को अग्रिम जमानत लेनी पड़ी है। बीजेपी के पूर्व एमएलसी प्रसाद लाड और विधायक गिरीश महाजन को घेरने की कोशिश जारी है। विधान परिषद में विरोधी दल नेता प्रवीण दरेकर फर्जी मजदूर मामले में, तो बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया आईएनएस विक्रांत मामले में जेल जाते जाते बचे हैं। दोनों की अग्रिम जमानत सेशन कोर्ट से खारिज होने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। नारायण राणे और मोहित कंबोज के घर में अवैध निर्माण का आरोप लगाकर बीएमसी नोटिस भी दी जा चुकी है। किरीट सोमैया की तरह शिव सैनिक मोहित कंबोज की कार पर भी हमला कर चुके हैं। महाराष्ट्र में ये ठाकरे सरकार अगर इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेकर हमारी आवाज दबाने का सोचती है तो हम डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं, और जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई आगे और फोर्स के साथ जारी रहेगी, हम झुकेंगे नहीं। आरोप है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच जारी इस राजनीतिक जंग में अपनी राजनीति चमकाने के लिए राज ठाकरे और नवनीत राणा जैसे नेता भी बीजेपी का मोहरा बन शिवसेना के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। लेकिन डर है कि कहीं ये राजनीतिक टकराव राज्य की शांति न भंग कर दे। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ हुई एफआईआर खारिज करने से इनकार कर दिया है। लेकिन दूसरी एफआईआर में कोई एक्शन लेने से पहले 72 घंटे का नोटिस देना होगा। इस बीच नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि थाने में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिट्ठी को प्रिविलेज कमेटी को भेजा है और कमेटी ने महाराष्ट्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में एक नया संकट यहां पर खड़ा हो गया है। वो है भारत अपनी जरूरत का जो करीब 60% नारियल तेल है वो इंडोनेशिया से आयात करता है। लेकिन अब 28 अप्रैल से इंडोनेशिया सरकार ने नारियल तेल के निर्यात पर सीमित प्रतिबंध लगा दिया है। इस वजह से भारत में खाने पीने के तेल बाजार में काफी उथल पुथल मच गई है। देखते हैं हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। इंडोनेशिया इस हफ्ते से
नारियल तेल के निर्यात पर सीमित रोक लगाने जा रहा है, लेकिन सप्लाई उसने जनवरी से ही घटा दी थी, जिसका असर भारत के तेल बाजार पर साफ दिखने लगा है। दिल्ली के नया बाजार मंडी में पिछले कई दशकों से खाने पीने के तेल का थोक व्यापार कर रहे रविंद्र गुलाटी कहते हैं, पिछले 2 हफ्तों में पाम ऑयल 8 से 10 रुपए तक प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले 2 हफ्तों में कौन कौन से खाने पीने के तेल हैं जो यहाँ जो थोक व्यापार है उसमें महंगे हुए? पाम ऑयल, वनस्पति मस्टर्ड तो कोई तेज नहीं है, मस्टर्ड तो और मंदा है, उल्टा मंदा है मस्टर्ड तो। पाम ऑयल के से जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हीं में ही बाजार तेज है, उनमें बाजार तेज। हाँ, उसको देखा देखी में सोयाबीन तो ये हो जाता है, सनफ्लावर तेज हो जाता है। जो तेल यूक्रेन से सनफ्लावर आता था इंडिया में वो सारा खाया जाता था, वो नहीं मिलता किसी को, उसके बदले में सोयाबीन खाया जा रहा है। और भी उस चक्कर में उसकी डिमांड बढ़ गई, वो भी बढ़ गया भाव। इस उथल पुथल का असर देश के कई अहम शहरों में पैक्ड वनस्पति की खुदरा कीमतों में साफ दिख रहा है। वनस्पति में सबसे ज्यादा पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। खाद्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 10 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच पैक्ड वनस्पति की कीमत देश के 7 अहम शहरों में 13 रुपए प्रति किलो से 16 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई है। इन 2 हफ्तों में वनस्पति की खुदरा कीमत राजकोट में सबसे ज्यादा 140 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 156 रुपए प्रति किलो यानी 16 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस दौरान भागलपुर में वनस्पति की कीमत 146 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 161 रुपए प्रति किलो, नागपुर में 167 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 182 रुपए प्रति किलो, मधुबनी में 143 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 158 रुपए प्रति किलो, बांदा में 150 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 165 रुपए प्रति किलो और मेरठ में 145 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 159 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, यानी 14 रुपए प्रति किलो। क्या वजह है कि बीच में ये खबर आई थी कि फिर से खाने पीने के तेल सस्ते होने लगे हैं, पर पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार फिर से उछाल दिख रहा है? तो जैसे इंडोनेशिया मलेशिया ने बैन की स्टार्टिंग की है, तो इसका एक बड़ा जंप है जो कि बाजार में देखने को मिल रहा है। इसका असर तेजी पे पड़ रहा है। सोयाबीन का बाजार पिछले 10 दिन में या पिछले 15 दिन में तकरीबन 6 से 7 रुपए लीटर चला गया। देखिएगा, क्योंकि हम 70% 60% जो तेल है वो सब बाहर से ही आता है। हमारे पास सरसों है तो सरसों का एक अपना अलग यूज़ होता है, बट जो सोयाबीन है और जो सनफ्लावर है और जो पाम है या ओलिन है या वनस्पति है वो सब बाहर की कंट्री पे डिपेंड करता है। तो वो सब बाहर ही रहेगा। तो वो बाजार कीमतों में उछाल अभी फिलहाल कीमतों में 1 हफ्ते तक, मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिन तक उछाल रहेगा। जाहिर है कच्चे तेल और दूसरी कमोडिटीज की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब खाने पीने के तेल बाजार में कीमतों में उथल पुथल सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। दिल्ली से पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम कर रहे हैं गुरुग्राम के मानेसर से, जहां से बड़ी खबर आ रही है। देर रात कूड़े के ढेर में आग लगी थी जो खेतों तक भी गई और इसमें अब ये खबर निकल कर आई है कि एक महिला की जान इसमें चली गई है और 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। घटना मानेसर के सेक्टर 6 की है। दमकल की 35 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है लगातार। फिलहाल ये जानकारी साफ नहीं हो पाई है, नहीं मिल पाई है कि आग लगने की वजह आखिर क्या रही, लेकिन तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये आग थी कि 35 गाड़ियां जो हैं दमकल की वो पहुंची हुई हैं आग को काबू करने में और रात 2 बजे से आग लगी हुई है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। मुकेश, तस्वीरें बहुत भयानक हैं कि पता लग रहा है कि कितनी बड़ी ये आग है। इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि कल रात से आग लगी हुई है? देखिए, ताजा अपडेट ये है कि जो आग है वो लगभग अब बुझने को है और थोड़ी सा हिस्सा रह गया जहां पर आग लगी है, बाकी आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जैसा आपने कहा कि तस्वीरें बहुत भयानक हैं और जो धुएं का गुब्बार है वो काफी दूर से लोग देख सकते हैं। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं है। रात में 2 बजे आग लगी थी, जिसमें कूड़े का एक ढेर है, उसके आसपास कुछ खेत हैं और कुछ कबाड़ी जो कबाड़ का काम करते हैं, उनकी झुग्गियां बनी हुई थी, वहां पर भी आग फैल गई। इस आग में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं, जिनको इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी भी दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं, आग को बुझाने में लगी हुई हैं। लेकिन कुछ देर पहले जो मेरी बात हुई है दमकल के अधिकारियों से, उनके मुताबिक लगभग 10% आग बची हुई है, बाकी आग पर काबू पा लिया गया है और बहुत जल्दी ही जो बाकी बची आग है उस पर काबू पा लिया जाएगा। एक बड़े इलाके में आग लगी थी और
अगर हम बात करें इस पूरे इलाके की, तो गुड़गांव का जो टोल प्लाजा है, मानेसर का टोल प्लाजा, उस टोल प्लाजा के थोड़ा सा आगे जाके सेक्टर 6 है मानेसर का, और वहीं पर ये आग लग गई थी। तो फिलहाल आग लगने की वजह क्या है ये तो जांच के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन एक बड़े इलाके में आग फैल गई जिसकी चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं मुकेश जल्द ये आग अब बुझ जाए और ज्यादा जान का नुकसान कम से कम ना हो। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर इस तरह की खबरें कई जगहों से निकल कर आ रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है इस वक्त। मौसम से पहले हम देख रहे हैं इस बार कि गर्मी का जो प्रकोप है वो ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। हरियाणा के झज्जर से खबर आई, जहां पर तेज आंधी की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिससे गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। किसानों का काफी नुकसान इसमें हुआ है और अगले कुछ घंटों में हरियाणा के कई जिलों में धूल भरी आंधी, बूंदाबांदी और हल्की बारिश का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। ऐसे में जिन किसानों का नुकसान हुआ है वो तो है ही, जो दूसरे किसान हैं वो भी अभी डरे हुए हैं। उधर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। ये आग लगातार बड़े इलाके में फैलती जा रही है, जिससे जंगल का बड़ा हिस्सा जो है वो आग की चपेट में आ गया है। आपको बता दें, ये आग पिछले 4-5 दिनों से लगी हुई है, लेकिन अब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन क्योंकि जंगल का इलाका है, आग तेजी से फैलती है, ऐसे में बुझाने में भी मुश्किलें आ रही हैं। और उत्तराखंड के ही पिथौरागढ़ के जंगलों में भी आग लगी हुई है, जो तेजी से फैलती जा रही है और जंगल का एक बड़ा हिस्सा इसका जल चुका है इस आग में। इस पर लगातार कोशिशें की जा रही हैं आग पर काबू पाने की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वन विभाग के लोग जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, आम लोग जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। उधर खबर आई जम्मू कश्मीर के उधमपुर इलाके से, जहां पर जंगलों में आग लगी हुई है और आग बुझाने की जो कोशिश है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन तेज हवाओं के चलते इसके फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है और आग के कारण काफी नुकसान भी हो चुका है। रविवार से ही ये आग लगी हुई है और वन विभाग के साथ स्थानीय लोग भी आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन यहां पर भी स्थिति अभी काबू में नहीं आई है। और सिर्फ जंगलों या पहाड़ों की तरफ ही आग नहीं लगी हुई है, जो रिहायशी इलाके हैं वो भी आग की चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली के ओखला इलाके में जोगाबाई एक्सटेंशन की कई झुग्गियों में आग लग गई। करीब 30 से 35 झुग्गियां जो हैं वो इस आग में जलकर खाक हो गई हैं। इस हादसे में कुछ मवेशियों की भी जान चली गई है। आग लगने की खबर लगते ही दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है, क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितनी बड़ी यहाँ पर थी और किस तरह से धुएं का गुबार जो है वो दिखाई दे रहा है। भाई इनसे कुछ नहीं होगा यार, ये गाड़ी ये नहीं बुझा पाएगी, वो प्रेशर होगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अलवर में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक मंदिर गिराए जाने का मामला गरमाया हुआ है और अब इस मामले में इलाके के 2 आरएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड किए गए अधिकारियों में इलाके के एसडीएम केशव कुमार मीणा, राजगढ़ नगर निगम बोर्ड के चेयरमैन सतीश दुहारिया शामिल हैं। इसके अलावा नगर पंचायत के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनवारी लाल मीणा को भी सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को यहां 300 साल पुराना मंदिर अतिक्रमण हटाने के दौरान गिरा दिया गया था और इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप किया था। हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सीनियर एडिटर हर्षा कुमारी सिंह। हर्षा, हम लगातार देख रहे हैं कि इस मामले को लेकर राजनीति भी काफी गरमाई हुई है, लेकिन ये जो अफसरों पर गाज गिरी है, क्या कहते हुए इनका सस्पेंशन जो है वो किया गया है और किस तरह की कार्रवाई आगे की जा सकती है सरकार की तरफ से? देखिए, ये जो मामला था ये काफी राजनीतिक तूल पकड़ चुका था और इसमें कांग्रेस का तर्क ये था कि जो वहाँ का नगर पालिका है, राजगढ़ शहर की नगर पालिका है, इलेक्टेड बॉडी है, उसमें 35 काउंसलर्स हैं जिसमें 34 बीजेपी के हैं और उन्होंने निर्णय लिया था कि गौरव पथ यहाँ पे बनना है, जिसके चलते ये अतिक्रमणों को जो कह रहे हैं, जो उसको अतिक्रमण कह रहे हैं, उनको हटाया गया था, जिसमें ये मंदिर भी शामिल है, यानी कि रोड उनको बड़ी करनी थी। अब बीजेपी कहती है कि उन्होंने सिर्फ गौरव पथ का ही प्रस्ताव पारित किया था, जो दुकान और मकान तोड़े गए हैं जिसमें मंदिर भी शामिल है उसको चयनित करना प्रशासन का काम था। तो ये जो खींचतान है उसमें से ये पॉलिटिकल मैसेज राजस्थान की कांग्रेस सरकार देना चाहती है कि वो एक्शन ले रही है, इसलिए जो एसडीएम है उनको सस्पेंड किया गया है,
जो नगर पालिका के चेयरपर्सन है वो इलेक्टेड है, लेकिन उनको भी सस्पेंड किया गया है इसके लिए। और जो नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। तो साफ है कि ये जो राजनीतिक खींचतान है उसमें जो गहलोत सरकार है वो ये मैसेज देना चाह रही है कि वो उसमें एक्शन ले रही है, क्योंकि उन्होंने उसकी पहले भी जब ये हुआ था उन्होंने नोटिस भी जारी किया है नगर पालिका को कि आपने कैसे ये किया है। और दूसरी बात, जो वहाँ पर एमएलए और एमपी आए थे उन्होंने एक एफआईआर भी फाइल करी थी। तो दोनों तरफ से एफआईआर हुई है, लेकिन अब ये एक राजनीतिक संदेश देने का के तहत ये बड़े फेरबदल और किए गए हैं, जिसमें 2 लोगों का सस्पेंशन भी है। जी हर्षा, क्या इस तरह की भी कोई जानकारी मिल रही है कि आगे और भी अधिकारियों पर इस तरह की गाज गिर सकती है? देखिए, जो एडीएम है वहाँ पर डॉक्टर सुनीता पंकज, उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया है वहाँ से, क्योंकि आपको मालूम है कि एक तरह से जिला का कार्यभार वही संभाल रही थी। कलेक्टर हाल ही मौके पे कुछ दिन पहले ही आए थे, तो जो एडीएम थी वो वहाँ पर संभाल रही थी कार्यभार, तो उनका भी ट्रांसफर किया गया है। तो लगता है कि इसमें जो है कि जो सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी है वहाँ पर वो अब सब जिले से हट गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी हर्षा बता रही हैं कि यहाँ पर राजस्थान सरकार जो है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर आमने सामने है इस मुद्दे को लेकर, तो राजस्थान सरकार कम से कम ये संदेश देना चाहती है कि वो सख्ती यहाँ पर बरत रही है और कार्रवाई कर रही है। और अब खबर कर्नाटक से, जहां हलाल मीट और अजान के बाद अब स्कूलों में बाइबल पढ़ाने का भी विरोध हो गया है। दरअसल दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों के निशाने पर अब बाइबल है। उनका कहना है कि बेंगलुरु के प्रतिष्ठित क्लेरेंस हाई स्कूल में बाइबल की पढ़ाई रोकी जानी चाहिए और इसको लेकर उन्होंने हंगामा तक खड़ा कर दिया। निहाल किदवई की यह विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। हिजाब मामले पर स्कूल की डेवलपमेंट कमेटी के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की वकालत करने वाले दक्षिणपंथी हिंदू संगठन क्रिश्चियन स्कूल में बाइबल पढ़ाए जाने के खिलाफ खड़े हो गए। इस मामले में यह संगठन स्कूल डेवलपमेंट कमेटी के फैसले से सहमत नहीं। भारत का स्कूल या भारत का कोई भी एजुकेशन सिस्टम वो संविधान के आधार पर चलना चाहिए और भारत के एजुकेशन एक्ट के अनुसार चलना चाहिए। यहाँ पर आप किसी बच्चे को कह रहे कि नहीं आपको बाइबल पढ़ने के लिए मिलेगा या बाइबल आप पढ़ना है, तो फिर वहाँ पर जो एडमिशन दे रहे हैं वो अन्य धर्मीय बच्चों को क्यों दे रहे हैं? आपका ईसाई स्कूल है वो ईसाइयों के है तो ईसाइयों के लिए रखिए। तो ये छोटे बच्चों के मन को प्रभावित करके उनको कन्वर्जन के जाल में लाने के लिए जो प्रयास चल रहा है, इसके लिए हमारा यहाँ पर इसका विरोध है। 1914 में बना क्लेरेंस हाई स्कूल बेंगलुरु के प्रतिष्ठित स्कूलों में से है। दाखिले के आवेदन पत्र पर साफ लिखा है कि यहाँ बाइबल पढ़ाई जाती है और जो अभिभावक या छात्र इससे सहमत हैं वो ही यहाँ दाखिला लें। We are aware that some people in society कुछ लोगों को हमारे स्कूल की एक पॉलिसी पर एतराज है। हम अपने वकीलों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। हम देश के कानून से प्यार करते हैं और इसके दायरे में बंधे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो कानून का उल्लंघन हो। We will follow their advice in keeping with the law of the land. स्कूल में बाइबल पर रोक से पहले इसी हिंदू जन जागृति समिति ने हलाल मीट के बहिष्कार की मांग की थी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर परिसरों और धार्मिक मेलों से गैर हिंदुओं की दुकानें हटाने की मुहिम छेड़ी। प्रमोद मुतालिक की श्री राम सेने ने हनुमान मंदिर के बाहर एक मुस्लिम तरबूज कारोबारी की दुकान तोड़ दी। अजान को लेकर भी ये संगठन सड़कों पर आ चुके हैं। लव जिहाद के नाम पर दक्षिण कन्नड़ा जिले में हिंसा आम बात है। अगले साल कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हैं। बेरोजगारी और महंगाई के बीच मुद्दे तलाशती बीजेपी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लग रहा है। येडियुरप्पा के उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की पकड़ आरएसएस और पार्टी पर वैसी नहीं है जैसी येडियुरप्पा की हुआ करती थी। ऐसे में नेताओं के साथ साथ छोटे बड़े संगठनों में भी मौके का फायदा उठाने की होड़ लगी है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। नुकसान इस राज्य की छवि का हो रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर हुआ है। गोरखपुर में पति पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि गला रेत कर तीनों लोगों की परिवार की हत्या कर दी गई है और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर हत्या करने की वजह क्या है, लेकिन इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है।
हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे का। आलोक, काफी परेशान करने वाली ये खबर है कि एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या जानकारी मिल रही है? जी, जो गोरखपुर के पुलिस चीफ हैं विपिन टाडा, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उनका ये कहना है कि इन तीनों लोगों की हत्या एक आदमी ने की है और ये आदमी जो है वो एक जो 22 साल की लड़की है जो मारी गई है, उसको उसने किसी तरह का प्रपोजल दिया था या उससे वो एक तरफा प्यार करता था और वो जो 22 साल की लड़की थी उसने इसको रिबफ किया या इसके एडवांसेस को नहीं माना और उसी के लिए पुलिस का कहना है कि इस आदमी ने गला रेत कर इन तीनों लोगों की हत्या की है। जो विजुअल्स हैं वो काफी, जैसा आपने कहा, काफी दर्दनाक हैं और हम वो दिखा नहीं सकते ऑब्वियसली, लेकिन मतलब जिस तरह से हत्या की गई है वो बहुत ही नृशंस है, बहुत ही शॉकिंग है। और कल रात में इसकी सूचना मिली तो जो सारे सीनियर अधिकारी हैं वो वहां पहुंचे। उनका ये कहना है कि तुरंत वो एक जो आदमी है जो अक्यूज्ड है, वो कह रहे हैं कि ये एक ही आदमी का कार्य है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और दूसरी चीज शायद ये है कि इससे फिर से जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश में, वो क्राइम को लेके जो आदित्यनाथ सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर सवाल उठाएगी, क्योंकि आपने रिपोर्ट भी किया होगा अभी 2-3 दिन पहले, आपको याद होगा प्रयागराज में बिल्कुल की परिवार के 5 लोग अपने घर में मृत पाए गए थे और उनका भी मर्डर हुआ था और उनका भी गला रेता गया था या शार्प वेपन से उनको मारा गया था। उसके बाद काफी प्रतिनिधि मंडल भी वहां पे गए, तृणमूल कांग्रेस का गया, समाजवादी पार्टी का गया और सब लोगों ने ये डिमांड किया था कि इंसिडेंट का ठीक से प्रोब होना चाहिए और जो क्राइम कंट्रोल है उत्तर प्रदेश सरकार का उस पे काफी सवाल उठाए थे। तो इस नए इंसिडेंट को लेकर भी ये सवाल उठाए जाएंगे और पुलिस फिलहाल यही कह रही है कि उन्होंने गोरखपुर में गिरफ्तारी की है और जो मेन अक्यूज है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आलोक जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस का ये कहना है कि एक तरफा प्यार का मामला था और बताया जा रहा है कि जो ये व्यक्ति था जिसने हत्या की है, जो ये आरोपी था, इसने जो परिवार की लड़की है उसको प्रपोजल दिया था लेकिन वो स्वीकार नहीं किया गया और उसके बाद गुस्से में आकर उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है कि तीनों ही परिवार के सदस्यों को गला रेत कर मार डाला गया है। लेकिन यूपी सरकार जो कानून व्यवस्था का हवाला देती है उसके ऊपर ही सवालिया निशान है कि एक के बाद एक प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या होती है और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री के इलाके से गोरखपुर में 3 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। और अब बिहार का रुख कर रहे हैं जहां पर पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। यानी कि एक बार फिर परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तेज प्रताप ने कहा है कि वो जल्द ही अपने पिता और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिलेंगे और मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप देंगे। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने का मैंने काम किया है और सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ सोमवार को ही आरजेडी के महानगर अध्यक्ष रामराज यादव ने बंद कमरे में पीटने और दावत इफ्तार के दिन इस घटना को अंजाम दिए जाने का आरोप लगाया था और इसके साथ ही ये आरोप भी लगाया था कि पिटाई का वीडियो बनाया गया है। तब तेज प्रताप ने कहा था कि उनके खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, एमएलसी सुनील कुमार सिंह और तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव साजिश रच रहे हैं और इसी के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। तो तेज प्रताप ने क्या ट्वीट किया है वो आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर मैंने चलने का काम किया है, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, लेकिन पार्टी आधारित है क्या? कोई किसी व्यक्ति पे आपका काबू है क्या? कोई आपका गुलाम हो जाता है क्या? नहीं ना। तो पार्टी आधिकारिक अगर कोई बात है, कोई भी ट्वीट हो या कुछ हो, तो उस पर हम कह सकते हैं। जब कुछ आधिकारिक कुछ बयान ना हो उस पर क्या टिप्पणी हम अरे बिना जानकारी के होता है, जानकारी होगा तब ना कुछ भी।
तो जहां आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कहा जाए कि लालू यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहीं कांग्रेस में भी, गुजरात कांग्रेस में खासकर सब कुछ ठीक नहीं है। वहां पर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं इकाई के हार्दिक पटेल, उन्होंने बीजेपी में जाने की बात से इनकार किया है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से नाराजगी की बात मानी है। हार्दिक पटेल ने तापी जिले में कहा था कि उनकी नाराजगी राहुल या प्रियंका गांधी से नहीं बल्कि गुजरात के नेतृत्व से। उन्होंने कहा कि चुनाव में काफी कम समय बचा है और ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जो गांव के स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और कई तरह की उन्होंने बातें कही थी, जिसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या हार्दिक पटेल भी अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि मेरी नाराजगी आदरणीय राहुल जी या प्रियंका जी से नहीं है, मेरी नाराजगी स्टेट लीडरशिप से। और वो नाराजगी क्या है कि यह चुनाव का समय अब बहुत कम बचा है और ऐसे समय में जो सच्चे और मजबूत लोग हैं उनको साथ मिलकर उनको जगह देनी चाहिए। चाहे वो तापी का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो गांधीनगर का हो सकता है, चाहे गुजरात का हो सकता है। जो लोग गांव के लेवल पे काम करते हैं पार्टी की मजबूती के लिए, उनको मौका दीजिए। चुनाव का समय है, गांव में जाइए, शहर में एक संघर्ष कीजिए, बस यही बात है। नाराजगी तो देखिए परिवार में रहते हैं तो सवाल होते हैं, बातचीत होती है। मैंने पहले भी ये क्लियरिटी कर दी है कि इस मामले में कोई ज्यादा अफवाहें नहीं। वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर ट्विटर के नए बॉस से जुड़ी हुई है। ट्विटर के नए बॉस बन गए हैं एलन मस्क। 44 अरब डॉलर में ये डील जो है वो हुई है। दूसरी खबर जो निकल कर आ रही है वो है राणा दंपत्ति से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में हनुमान जयंती का जो मामला था वो तूल पकड़ा। वो दोनों इस वक्त जेल में हैं और सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है। सवाल यही है कि क्या आज जमानत मिल पाएगी। तीसरी खबर, लालू के कुनबे में दरार का मामला सामने आया है और जो तेजस्वी यादव के भाई हैं तेज प्रताप, वो इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। चौथी खबर दिल्ली से, जहां पर चौथे दिन 1000 से ज्यादा कोविड के मरीज सामने आए हैं और अब 4000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हो गए हैं। पांचवी खबर रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई। पुतिन से मिलेंगे यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस। आज ही मुलाकात होने वाली है और सवाल यही है कि क्या इस मुलाकात के बाद युद्ध जो है वो थम पाएगा। आपको करना ही है, हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, अपनी पसंद की खबर चुननी है इन 5 खबरों में से और उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।